नमस्कार। हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज बनकर, बेखौफ आजाद आवाज। चीन ने एक बार फिर धोखे से हमला किया। जो हमारे भारतीय जवान थे उन पर छिपकर लोहे के रॉड और नुकीले डंडों से हमला किया। डेथ स्क्वाड हैक, उसका बहुत ही जबरदस्त हमला था। तादाद बहुत ज्यादा थी उनकी, हमारे फौजियों की तादाद कम थी। और सोमवार रात पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में कर्नल संतोष बाबू समेत हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। कई जवान गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। ये तमाम खबरें अब तक पहुंच चुकी हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के हवाले से खबर के मुताबिक गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में चीन के 43 सैनिक मारे गए हैं। और एएनआई के मुताबिक ही चीनी सेना के कमांडिंग ऑफिसर की भी झड़प में मौत हुई है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी झड़प और सैनिकों के मारे जाने की बात कही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि 43 मरे हैं या 4 मरे हैं। उन्होंने कोई संख्या नहीं बताई। एएनआई सूत्रों के हवाले से बता रही है। उसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उस पर तनाव बढ़ गया है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। यहां पर हमारे यहां बैठकों का दौर चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि हमारे सैनिकों ने अपना फर्ज निभाते हुए देश के लिए जान दे दी, देश उनके बलिदान को नहीं भूलेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक संदेश दिया, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। यहां पिछले 45 सालों में पहली बार भारत चीन की जो एलओसी है उसमें भारतीय जवान शहीद हुए हैं। हम 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में चीन के हमले में भारत के 4 जवान शहीद हुए थे। उससे पहले सन 67 में सिक्किम के नाथुला की हुई झड़प में चीन के 300 से ज्यादा मारे गए थे। भारत के भी 88 जवान शहीद हुए थे। मेरे साथ हैं रक्षा मामलों के जानकार मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए, हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इस हिंसक झड़प की नौबत जो है, झड़प तो नहीं कहना चाहिए, तो बहुत ही हमला है एक तरह से भी क्या हमला ही है। इसकी नौबत ही क्यों आई? क्या हमसे कोताही हुई पेट्रोलिंग में, या उनकी तरफ से एग्रेसिव पोस्चर था? नहीं, जिस प्रकार घटना हुई है उसमें पेट्रोलिंग कोई कमी नहीं आई है। देखिए, ये जब एलएसी का जो विषय है, एलएसी में सेना आमने सामने होती है। साल भर तो नहीं होती क्योंकि मौसम ऐसा है। गर्मियों में जब होती है तो कई जगह दूरी ज्यादा है, कई जगह दूरी कम है, और उसका जो अलाइनमेंट है उस पर विवाद जो चल रहा है, जिसको अभी बाउंड्री कमीशन बैठा नहीं है, वो फाइनल हुआ नहीं है। उसके कारण कहीं यहाँ जैसे आप दृश्य दिखा रहे हैं, कहीं झड़प हो जाती है, धक्का मुक्की होती है। परंतु ये जो बैठक हुई थी दोनों सैनिकों के बीच में, यूनिट के बीच में, कि हम यहाँ से विड्रॉल करेंगे। विड्रॉल करते समय चीन ने दोबारा, जैसे आपने कहा, धोखा दिया और उन्होंने एक पंगोंगसो के एक दक्षिण क्षेत्र में जो उन्होंने तंबू लगाया था उसको हटाने के लिए कर्नल बाबू और उनके सैनिक गए थे, और उन पर छोटी सी टुकड़ी पर, मुझे जो जानकारी है, 250 के आसपास चीन के सैनिकों ने हमला करा, रॉड और जैसे नेल वाली लकड़ी को लेकर। तो उसके कारण ये मामला बिगड़ा है। पर मैं समझता हूं कि जैसे कहावत भी है ना कि मिलिट्री इज द लास्ट रिजॉर्ट, ये कई कमी, वार्ता की कमी है, और ये मिलिट्री के मामले में होना ही नहीं चाहिए। कहावत भी है, ये कहावत सच्ची है, तो ये तो पीढ़ियों से आती रही है। तो उसके बाद आप भी जानते हैं इसके बारे में। जी मानवेंद्र, मैं आप पर दोबारा वापस आऊंगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की इस हरकत के बाद देश में गुस्सा है। कोलकाता, पटना, अहमदाबाद, वाराणसी समेत कई शहरों में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछा कि आखिर चीन ने हमारे सैनिकों को मार कैसे दिया, उनकी हिम्मत कैसे हुई, हमें सच जानना है, आखिर क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप चुप क्यों हैं? उसके जवाब में प्रधानमंत्री बोले, आज इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अब चुप वाला जो नहीं, वो चुप नहीं रहे। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प क्षेत्र में जो यथास्थिति है, स्टेटस को है, उसको एक तरफा तरीके से बदलने की चीन की कोशिश के कारण हुई है।
चीन का कहना है हमें ऐसी झड़प और नहीं चाहते, लेकिन चीन की सेना के प्रवक्ता कर्नल यांग शुइली ने दावा किया कि गलवान क्षेत्र हमेशा से चीन का हिस्सा रहा है। ऐसी झड़प और नहीं चाहते, लेकिन जो उनके पास हमारा इलाका है हमें उन्होंने तो ले लिया है, अब हमें वो वापस चाहिए, तब झड़पें हो या ना हो ये बात की बात है। गलवान घाटी के अलावा चीन ने लद्दाख के देपसांग इलाके में भी घुसपैठ की है। ये इलाका दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के गलवान के नॉर्थ में है। मैं आपको आगे बता दूं कि भारत सड़क बनाने में जुटा हुआ है गलवान घाटी के इलाके में। मनवेंद्र, मेरा दूसरा आपसे सवाल ये है कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो होते हैं, अभी तक तो ये रहे हैं कि जो आर्म्स नहीं ले जाए जाएंगे जब पेट्रोलिंग भी की जाएगी, जब आमना सामना भी होगा तो दोनों फौजें पीछे हट जाएंगी। तीसरे, हाथ ऊपर नहीं जाएगा कंधे से ऊपर, जैसे किसी को मारने के लिए हो रहा हो। क्या वक्त आ गया कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को दोबारा देखा जाए, पुनर्विचार किया जाए? देखिए, इसमें आर्म्स ले जाते हैं, आर्म्स के बिना पेट्रोलिंग का कोई मतलब ही नहीं है। परंतु जो शस्त्र है, जो स्मॉल आर्म्स है, राइफल को पीछे रखते हैं, अपने कमर के पीछे रखते हैं, उल्टा रखते हैं, और राइफल का जो मैगजीन है जिसमें हम कारतूस रखते हैं, उस मैगजीन को राइफल में रखा जाता है, पाउच में रखा जाता है कि उसमें, क्योंकि मैगजीन को हम निकालेंगे, राइफल को लोड करेंगे, तब मौका मिल सकता है कि आपस में बात करें उसको गुस्सा ठंडे करने का। इसलिए पेट्रोलिंग के समय इस क्षेत्र में, एलएसी की पेट्रोलिंग में, क्योंकि यहाँ लगातार कभी फायरिंग हुई नहीं आपस में, जैसे आपने कहा था 75 के बाद कहीं फायरिंग हुई नहीं है, इसलिए जो पेट्रोलिंग का जो दौरा है वो हमेशा शस्त्र के साथ होता है, लेकिन अनलोडेड, जैसे कहते हैं आर्मी भाषा में, अनलोडेड वेपन के साथ होता है। और परंतु अलाइनमेंट को लेकर चीन का ये तरीका हमेशा रहा है। और मैंने एक बहुत अच्छा इंटरव्यू देखा था श्री शिवशंकर मेनन का, क्योंकि जो इनके पास जानकारी है डिप्लोमेटिक तौर से, और ये वर्षों से उन्होंने सेवा करी भारत की, उनमें उन्होंने कहा था कि चीन की जो योजना है वो दो कदम आगे बढ़ाएगी। आगे बढ़ाने के बाद वार्ता होगा, भारत और चीन के बीच में वार्ता होगा, और वार्ता में वो एक कदम पीछे बढ़ेगी। तो इसमें कुल फायदा तो उनको एक कदम का तो हो गया ना जी। आज एक कदम का हो गया, 6 महीने बाद, 6 साल बाद वो एक कदम और बढ़ेगी। ये योजना चीन हमेशा करती आई है, और इस योजना के कारण हमें नुकसान पहुंचा है, आज भी पहुंचा है। और ये नुकसान, मैंने ये 15 जून का नुकसान नहीं है, ये तो आप देखें, असलियत में देखें तो 19 अप्रैल का नुकसान है। 19 अप्रैल से ये मामला बिगड़ता जा रहा है जी। और मुझे आश्चर्य है कि ये डिप्लोमेटिक लेवल पे नहीं लिया गया। आपको क्या महसूस होता है कि रूल्स ऑफ, जी मानवेंद्र, क्या आपको लगता है कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो हैं, मेरी भूल सुधारने के लिए आपका शुक्रिया कि आर्म्स ले जा सकते हैं लेकिन अनलोडेड, क्या वक्त आ गया है कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट पे दोबारा निगाह डाली जाए? निगाह डाल सकते हैं, पर प्राथमिकता तो मैं तो हमेशा कहूंगा कि प्राथमिकता हमेशा वार्ता पर होनी चाहिए। अगर वार्ता से ये बात सुधर जाए तो अच्छा ही है। अगर वार्ता से बात नहीं सुधरती तो जब उसमें आपको लगता है कि अपने एरिया में आ गए हैं, तो ऑब्वियसली हमने नए कदम उठाने पड़ेंगे, और नए कदम से चाहे शस्त्र से हो, चाहे अन्य और कदम हो, वो हमें अपनाने पड़ेंगे। क्योंकि चीन की जो योजना, जैसे मैं आपको बताई है, वो ये कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं। उनके कानून की व्यवस्था अलग है अपने से, और दुनिया भर से अलग है। और चाहे अपने यहाँ हो, या चाहे साउथ चाइना सी में हो, चाहे कहीं भी और, जहां चीन की इच्छा है और नजर है, वो रूल्स एंगेजमेंट बदलती रहती है। जैसे फुटबॉल में कहते हैं कि गोल पोस्ट शिफ्ट होता रहता है। आप फुटबॉल तो मारते रहिए, लेकिन अगर गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया तो आप कहां मारोगे? जी, मैं आप पर दोबारा वापस आता हूं। अब हम आते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। लद्दाख में चीन से विवाद पर उन्होंने कहा कि जिन जवानों की शहादत हुई है वह व्यर्थ नहीं जाएगी, और हमें जवानों पर गर्व करना चाहिए कि वो मारते मारते मरे हैं। अगर वो कह देते मारते मारते शहीद हुए हैं तो बेहतर होता। और मोदी ने कहा कि त्याग और तपस्या हमारे चरित्र का हिस्सा है। हमने हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर काम किया है, लेकिन अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करेंगे। इसी बात को लेकर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है, 19 जून को होगी जो, और उसमें देखते हैं क्या बातें निकल कर आती हैं। कांग्रेस की तरफ से कौन आता है? राहुल गांधी आते हैं, सोनिया गांधी आती है। उसके अलावा ये भी है कि भारत के सामने क्या क्या विकल्प हैं।
क्योंकि जो कोरोना महामारी है, एक तरफ तो वो मार पड़ रही है, दूसरे अर्थव्यवस्था हमारी पटरी से उतरी हुई है, वो दूसरी मार है, साथ में ये मुसीबत खड़ी हो गई है। ऐसे में क्या हम कूटनीतिक रास्ते से ही रास्ता निकालेंगे, जैसा मानवेंद्र भी कह रहे हैं? बहरहाल सारी दुनिया में चिंता जताई जा रही है। मानवेंद्र, मेरा आखिरी सवाल है, जो प्रधानमंत्री का आज का जो राष्ट्र के नाम संदेश था, जो मुख्यमंत्रियों की बैठक से पहले उन्होंने कहा, जैसे सन 67 में हुआ था नाथुला के इलाके में और एक और इलाके में, फिर सन 87 में हुआ अरुणाचल में, कि एक तरफ तो मिलिट्री का दबाव भी बना रहा, दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक स्तर पर भी बात होती रही, इस तरह से चीन को मानना पड़ा है सब। इस दफे क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या हो सकती है? नहीं, अप्रोच तो जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो संकेत है 19 अप्रैल से यहाँ चीन की सेना की संख्या बढ़ती जा रही थी, और उन्होंने जो एक्सरसाइज में थे, जो उनके जो वार्षिक एक्सरसाइज होती है गर्मियों के समय, उस एक्सरसाइज में उन्होंने डाइवर्ट करके यहाँ उन्होंने घुसपैठ करी। उसको लेकर हमने लोकल बटालियन लेवल पर उसको छोड़ दिया, उसको विवाद को सुलझाने के लिए। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी गलती रही है, क्योंकि ये बात पॉलिटिकल लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल पर होनी चाहिए थी, और वो हुई नहीं, अभी तक नहीं हुई। आज लगता है कि विदेश मंत्री ने अपने सहयोगी से बात करी है, और दुख की बात यह है, क्योंकि मेरा तो आपको जानते हैं, मेरा जन्म तो सेना में हुआ है, मेरे पिताजी का जन्म भी सेना में हुआ है, तो हमारे लिए तो पहला परिवार सेना ही है। और दुख की बात यह है कि सेना के अधिकारी और जवान शहीद हुए, उसके 24 घंटे बाद, तब 24 घंटे तक तो कोई किसी मंत्री का कोई संदेश भी नहीं, शोक संदेश। तब जाकर रक्षा मंत्री ने आज सवेरे कुछ संदेश दिया है, उसके बाद संदेश निकले हैं, और ये शोक संदेश भी लगता है कि लोगों ने भी कैसे, मैंने किस सोच से करे होंगे। तो हम तो समझते हैं कि जैसे ही सूचना मिले और उनके परिजनों को सूचना पहुंचे, तो हम तो तुरंत शोक संदेश देते हैं। परंतु भारत में इस 2020 में क्या कौन सी प्रथा नहीं आई है कि जिसमें 24 घंटे बाद आप शोक संदेश दें किसी वीर सैनिक के बारे में? मुझे बहुत दुख हुआ। जी, तो ऐसे में क्या कौन सा रास्ता अख्तियार किया जा सकता है, सन 67 वाला और 87 वाला, या कोई और? सही तो आप देखेंगे तो सही 87 वाला, क्योंकि उसमें मिलिट्री बिल्डअप भी था। जब तक आप मिलिट्री बिल्डअप आप दिखाएंगे नहीं, आप अपनी शक्ति नहीं दिखाएंगे, तब चीन मानेगा भी नहीं। तो मिलिट्री बिल्डअप करना अति अनिवार्य है, अति आवश्यक है। और मुझे विश्वास है कि वहां जो सेना है, 14 कोर है, उनके पास पर्याप्त सैनिक हैं। और क्योंकि एरिया हाई ऑल्टीट्यूड है, हाई ऑल्टीट्यूड में आप हमारे यहाँ राजस्थान से किसी को ले जा नहीं सकते, क्योंकि उनको 2 हफ्ते लगेंगे एक्लेमेटाइज होने के लिए। तो जितना जल्दी वहां लोकल जो सैनिक हैं उसको डिप्लॉय करा जाए, और उसके साथ साथ राजनीतिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक वार्ता होनी चाहिए, तब जाकर ये बात आगे बढ़ेगी। नहीं तो सुधार करना मुश्किल है। जी मानवेंद्र, आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना को लेकर गंभीर होते हालात के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ दूसरे दौर की बैठक की। इस बैठक में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई, क्योंकि स्पीकर्स की जो सूची थी, जो बोलने वालों की सूची थी, उसमें उनका नाम नहीं था। वजह साफ दिखती क्यों नहीं था। बहरहाल उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना हमारी सबसे जरूरी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य से संबंधी जो सेवाएं हैं, उनको बिल्कुल निग्लेक्ट किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि देश में कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या कोरोना के एक्टिव केसेस से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अभी वेंटिलेटर, आईसीयू केयर की जरूरत कुछ मरीजों को पड़ रही है। उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले देश में पीपीई किट्स की कमी थी, अब हमारे पास 1 करोड़ पीपीई किट्स और इतने ही N95 मास्क मौजूद हैं। कल्याणी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ममता बनर्जी शामिल नहीं हो रही क्योंकि उनका नाम स्पीकर्स की सूची में शामिल नहीं था। कल्याणी शंकर हमारे साथ है, हमारी मेहमान है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत धन्यवाद। मुझे बताइए कि ममता बनर्जी का नाम शामिल न होना, ये किस तरह का संकेत देता है आपको? क्या मतलब, इसका मतलब क्या है?
देखिए, आप माने न माने, ममता बनर्जी ने अपनी जगह नेशनल पॉलिटिक्स में भी हासिल कर दिया, तो इसलिए उनको बोलने के लिए। और दूसरी चीज है कि सेंटर ने वो इन्वेस्टिगेटिव टीम भी भेज दिया वेस्ट बंगाल में, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह बोलने के लिए। तो आज जो जिन जिन को बोलने दिया वो सब बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं, नहीं तो उनके अलायंस है, लाइक बिहार। तो इसलिए ममता जी को तो बोलना देना चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं वो सुनने के लिए। तो इवन अदरवाइज वो ऐसी लेडी हैं कि वो हमको ह्यूमिलिएट किया बोल के नहीं भी आती हैं, इस वजह से वो उसको थोड़ा हैंडल दे दिया। इस समय उसको बोलना देना चाहिए। जी, बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। भारत में जो कोरोना के मरीजों की संख्या जो है वो 3.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 2003 की मौत हुई है। 10,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। ऐसा पहली बार है जब 24 घंटे में या एक दिन में मरने वालों की तादाद हजारों में पहुंच गई है। करीब 2.25 महीने के लॉकडाउन के बाद 1 जून से सरकार ने अनलॉक यानी सब कुछ पूरी तरह से खोलना शुरू किया, जब केसेस की तादाद बढ़नी शुरू हो गई थी। देश में कोरोना की वजह से कुल मौतों में से 45% मौतें भी इन्हीं 15 दिनों में हुई हैं, जब ये अनलॉकडाउन हो रहा है। देश के जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर टी जेकब जॉन और डॉक्टर एस शेषाद्री ने द हिंदू अखबार में लिखे अपने आर्टिकल में कहा है कि कोरोना की सेकेंड रूरल वेव की सुनामी आनी बाकी है। टी जेकब जॉन और डॉक्टर एस शेषाद्री के मुताबिक अभी हमें शहरों में फैल रहे कोरोना की चिंता सता रही है, लेकिन देश की 65% आबादी गांव में रहती है। गांव में भी कोरोना महामारी ने अपना रंग दिखाना ढंग से शुरू नहीं किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शहरों और गांवों में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बड़ी खाई है, बहुत बड़ी खाई है। ऐसे में गांव में कोरोना फैला तो जो हालात हैं खतरनाक साबित हो सकते हैं। और इनका ये मानना है कि गांवों में लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। गांव तहसील को जोड़ना होगा। मेडिकल वैक्सीन आने से पहले इस स्ट्रैटेजी को सोशल वैक्सीन का नाम दिया गया है। गांव में भी लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साफ सफाई का ध्यान रखें। बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल बहुत जरूरी है। कल्याणी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, हमारी शहरों की तैयारी तो आपने देख ली इस जंग से लड़ने के लिए, गांव की तैयारी कितनी होगी आपके हिसाब से? देखिए, मेरा मत तो ये दूसरे तरफ का है, जो अपने दो एक्सपर्ट के बात बोला। लेकिन मैं तो एक दिन हर्षवर्धन जी से बहुत लंबी बात किया, तो उन्होंने ये कहा, बाकी लोग भी ये कहते हैं कि गांव में जागृत बहुत हो गया, क्योंकि वो आपके मोबाइल का रीच हर गांव में चला गया। हर आदमी के पास मोबाइल है, मोबाइल में आपने बहुत अच्छा जागृत पैदा कर दिया। इस वजह से अवेयरनेस बहुत हो गया, गांव में भी हुआ, रूरल एरियाज में भी हुआ। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, गांव के लोग बाहर से कोई आए, उनको अंदर छोड़ा भी नहीं है, उनको बाहर ही रखा, स्कूल में रखा और कहीं रखा। ये मैंने अपने लोगों से, वो साउथ से भी सुना है। इस वजह से वो दूसरा चीज है। तीसरा है वो लोग जो फ्लायर्स हैं, तो दिल्ली में रहने वाले, नहीं तो मुंबई में रहने वाले, तो इटली से आए हुए इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, उनसे इनका कोई संबंध नहीं हुआ। इस वजह से भी उनका कैरियर थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन ये खतरा ये हुआ कि जो माइग्रेंट लेबर यहाँ से गया, जिस तरह से गया, वो उनके थ्रू रूरल एरियाज में प्रॉब्लम हो सकती है। वो अभी देखना चाहिए, अभी टाइम है। अभी जो ICMR तो ये बोल रहा है कि नवंबर तक पीक होगा, तो इस वजह से अभी और 2-3 महीने ऐसे ही चलेगा, पीक होने का संभव नहीं लग रहा है। और वो आ गया तो बहुत मुसीबत होगा, क्योंकि रूरल एरियाज में आपका हॉस्पिटल्स नहीं है, हेल्थ वर्कर्स नहीं है, और बाकी टेस्टिंग का फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारी चीज नहीं है जो सिटी में होता है। लेकिन अभी तो आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हमको ये हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन मेरे को ये आश्चर्य हुआ कि जब 20 लाख करोड़ का वो स्टिमुलस दिया, उसमें 1 लाख करोड़ तो कम से कम हेल्थ मिनिस्ट्री को देना था। तो हेल्थ फैसिलिटीज को थोड़ा बिल्डअप करने के लिए वो बिल्कुल नहीं दिया। उनको 16,000 करोड़ दिया, इतना ही दिया, उससे ज्यादा नहीं दिया। इसलिए जब हम वो डिफेंस एरिया में हम तैयार हैं कि नहीं, लेकिन हेल्थ एरिया में बिल्कुल ही तैयार नहीं है।
उसके लिए अभी से शुरू किया तो आगे का हमारा थोड़ा फायदा हो सकता है। जी, गांव में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच एक समय पानी की भी है, एक समस्या पानी की भी है। भारत में करीब 600 मिलियन लोग पानी की किल्लत का सामना करते हैं। करीब 94 मिलियन लोगों को साफ पानी नहीं मिल पाता है। ऐसे समय में जब कोरोना का खतरा गांव में फैल रहा है तो हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा मजदूर श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों से अपने घर पहुंचे हैं। गांव में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच जो पानी की समस्या है उसका भी कोई हल सोचना पड़ेगा। जो इन राज्यों में 4 मई के बाद, जिनका मैंने जिक्र किया, यूपी, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार जैसे राज्यों में 4 मई के बाद कोरोना के 70% से लेकर 90% मामले सामने आए हैं। देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में करीबन 48% घरों में पीने का साफ पानी नहीं है। ऐसे में कोरोना से लड़ाई आने वाले दिनों में और मुश्किल होती नजर आएगी। कल्याणी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि बेशक संदेश देना अच्छी बात है और ये कहना कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होनी चाहिए, ये किससे मांग कर रहे थे प्रधानमंत्री हम नहीं जानते। और आपने जैसा आपने कहा कि जो स्टिमुलस पैकेज दिया उसमें जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसको कुछ नहीं दिया। मौजूदा जो इस वक्त निजाम है, क्या ये आने वाले समय के खतरों से जूझ पाएगा? जो तैयारी है इस वक्त, अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए। देखिए, हर प्राइम मिनिस्टर और मोदी जी भी हमेशा बोलते हैं कि घर घर में पानी, घर घर में बिजली, घर घर में सब कुछ है, लेकिन अभी उसके लिए तैयारी, मुझे 6 साल तो हो गया, मुझे इतना रूरल एरियाज में पानी का प्रॉब्लम अभी भी हो रहा है, विलेजेस में और भी है, और वो जो पंप वगैरह दिया वो भी कभी काम नहीं कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली औरत लोगों को तो पानी लेके जाने में भी इतना टाइम उनका वेस्ट होता, आप सोच भी नहीं सकते। तो इस वजह से पानी का बड़ा, नॉट ओनली पानी, इसके ऊपर आप कोरोना वायरस को बोल रहे हैं कि 3 चीज करना चाहिए। आप तो सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, साबुन से बार बार हाथ साफ करो और मास्क पहनो। तो साबुन से बार बार हाथ साफ करने का, इनके पास पानी कहाँ से आएगा? पीने का पानी नहीं है, वो हफ्ते में एक बार भी उनको पानी नहीं मिल रहा है, वो कहाँ से हाथ का साफ कर सकते हैं? ये हमारा इंडिया का बड़ा प्रॉब्लम है। तो बाकी कंट्री से हमारा अलग ही प्रॉब्लम है। इस वजह से इनको अभी से थोड़ा ज्यादा ध्यान दे के करना चाहिए। रूरल इंडिया अलग है, भारत अलग है, इंडिया अलग है। तो इस वजह से भारत को अभी भी जितना सुविधा होना चाहिए, हर तरह की सुविधा होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसलिए तो वो लोग गांव छोड़ के माइग्रेंट लेबर आए, तो इसलिए तो सिटीज में आते हैं। सो सिटीज में आने वाले लोगों को तो आपने भगा दिया, वो वापस आएगा कि नहीं वो पता नहीं है। तो ये बहुत बुरी हालत में है। रूरल इंडियाज के लिए कोई बहुत बड़ी प्लान करना चाहिए। कोरोना वायरस का अभी और 1 साल तो रहेगा, ऐसा बोलने से आपको तो अभी से शुरू किया तो थोड़ा कुछ तो उनको फायदा लगेगा। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है गवर्नमेंट के सामने, कैसे इसको करेंगे। उसको वाटर रिसोर्सेज का एक मिनिस्ट्री है और सैनिटेशन का एक मिनिस्ट्री है, ये सब लोग मिलके वो थोड़ी कोऑर्डिनेटेड वे में कुछ स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए जी। इसके हाँ, इसका पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमेशा की तरह अपना समय देने के लिए। जी जी कल्याणी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कोरोना के बेकाबू होते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है, डांटा है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज और अस्पतालों की स्थिति को लेकर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप सच्चाई दबा नहीं सकते। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि मैसेंजर पर गोली न चलाएं, जो संदेशवाहक है उसको न मारें और स्वास्थ्य कर्मचारियों को धमकी न दें, उन्हें समर्थन दें। आप इस तरह से सच्चाई को नहीं दबा सकते। कोर्ट ने पूछा कि आपने एक डॉक्टर को सस्पेंड क्यों किया जिसने आपके एक अस्पताल की जो खराब हालत है उसका वीडियो बनाया था। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि आप नहीं चाहते कि सच्चाई बाहर आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वीडियो सामने आए हैं उससे सरकार की लापरवाही साफ झलकती है। सरकार बताए कि कोरोना से निपटने के लिए अब तक क्या किया है। डॉक्टरों और नर्सों को बचाएं, वो कोरोना वॉरियर्स हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस मामले में हलफनामा देने को कहा है। साथ ही एक ये भी ताकीद की है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जिन डॉक्टर्स की तनख्वाहें रुकी हुई हैं, सब तनख्वाहें देनी शुरू कर देनी चाहिए। और दिल्ली सरकार को एक बार फिर डांट का सामना करना पड़ा है।
तनख्वाहें क्यों रोक दी डॉक्टरों की, समझ नहीं आया। बहरहाल कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।